की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा होती है ताकि उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सके। इसके अलावा भी आप भी उन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। लेकिन आइए सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है गाजर, मूली, शलगम की खेती और इसके अलावा प्राकृतिक खेती। तो इन दो विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़कर। तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बातचीत के लिए हमारे सवालों के जवाब के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दे। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान विभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जो पहला विषय है हमारा, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। गाजर, मूली, शलगम की अगर बात करें तो किस तरह से ये जो सब्जियां हैं वो अहमियत रखती है किसानों के लिए और किस तरह से इसकी खेती जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यही आपसे समझना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि किसान भाई भी समझते हैं कि खास करके जब हम अगर जाड़े के मौसम में की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी जाड़े की मौसम की फसलें हैं, गाजर है, मूली है, शलगम है या चुकंदर है, ये सभी जो जड़ वाली फसलें हैं, इनका सबसे फायदा क्या होता है, ये बहुत ही कम दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। यानी आप 25 से 30 दिन में भी, जैसे मूली है, मूली 25 से 30 दिन से प्रारंभ हो जाती है, उसकी आप उखाड़ के आप मार्केट में बेच सकते हैं। 40-45 दिन की भी फसल होती है, यानी कम से कम समय में 40 दिन 50 दिन जितना समय आपके दो फसलों के बीच में अगर आपके पास उपलब्ध है, उसमें इसमें से कोई भी एक फसल, अतिरिक्त फसल भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि इनकी चूंकि सालों भर इनकी खेती करने के लिए अलग अलग किस्में बनाई गई हैं, तो किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय में वो इन फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं या जब उनका खेत थोड़े समय के लिए खाली है, उस समय के लिए अनुकूल प्रजातियों का चयन करके मार्केट में अपनी फसल को बेच के उससे मुनाफा कमा सकते हैं। जहां तक हम उपभोक्ताओं की बात करें, चूंकि ये जो फसल है इनमें अगर हम गाजर की खास करके बात करें तो विटामिन ए काफी मात्रा में होती है जी। तो इस कारण से इसकी मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी होती है और सालों भर उपभोक्ता चाहता है कि उन्हें किसी न किसी प्रकार से सभी सब्जियां जो हैं वो मिलती रहे। और किसान भाई भी इसके लिए लगातार कोशिश करते हैं। बहुत सारे किसान अगेती लगाते हैं, बहुत सारे किसान लेट तक किसी तरह चाहते हैं कि जिससे उनको मार्केट में अधिक से अधिक पैसा तभी होगा जबकि वो सामान्य किसानों के मुकाबले अगर अपनी उत्पाद को मार्केट में या तो सबसे जल्दी ले जाएं या सबसे लेट में ले जाएं। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की भी आमदनी बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं के लिए भी जो वर्ष भर इसकी उपलब्धता है, ये अनेक प्रजातियों का चयन करके किया जा सकता है। तो किन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं, साथ ही फसल की देखभाल किस तरह से करनी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन मिट्टी में जल निकासी का गुण होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय मिट्टी में जरूरी उर्वरक डालें। जब पौधे निकल आए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें।
बात करें मूली की तो इसकी बेहतर पैदावार लेने के लिए तापमान का खास ख्याल रखना होता है। वैसे तो मूली पूरे साल उगाई जाती है, लेकिन ये ठंडे मौसम की फसल है क्योंकि इसकी बढ़वार के लिए 10 से 15 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। और यदि तापमान अधिक होता है तो मूली की जड़ें कड़ी और स्वाद में कड़वी हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में मूली की बुआई सितंबर से जनवरी तक की जाती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये अगस्त तक बोई जाती है। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। किस्मों का चयन स्थान की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से करना चाहिए। किसान उन्नत किस्मों में जापानी सफेद, पूसा देसी, पूसा चेतकी, अर्का निशान, जौनपुरी, बॉम्बे रेड, पूसा रेशमी, पंजाब अगेती, पंजाब सफेद और कल्याणपुर सफेद का चयन कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। मूली की फसल में पहली सिंचाई 3 से 4 पत्ती आने पर करनी चाहिए। साथ ही रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए। शलजम की खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। शलजम की बुआई कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। जी हाँ, तो गाजर, मूली और शलगम की खेती से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देख ली और आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौधरी, अगला सवाल मेरा प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की किस पद्धति को हम कहते हैं, जरा हमें समझाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है कि आजकल जब भी हम उपभोक्ताओं की भी बात करते हैं तो उपभोक्ता भी चाहते हैं कि उन्हें जो भी उत्पाद मिल रहा है, खास करके अगर हम साग सब्जियों की बात करें तो वो सुरक्षित होना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और कोई भी जो कृषि के उत्पाद हैं वो सुरक्षित कब होगा, जबकि उसकी खेती अगर हम करते हैं तो हम रसायन मुक्त खेती की अगर तरफ अगर हम जाएं। और इसी क्रम में जो आजकल प्राकृतिक खेती है, यानी जो भी कोई पौधा अगर हम उगाते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हमें उनका पोषण प्रबंधन की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन से पोषक तत्व उनको देने की आवश्यकता होती है। दूसरा है उसका हमको प्रोटेक्शन, यानी जो पौधा हम उगा रहे हैं, जिसकी भी हम खेती कर रहे हैं, तो उसको हम बीमारी और कीड़ों से हम किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं जी। और इन्हीं दोनों के लिए आमतौर पे हम जो रसायन है उसका हम प्रयोग करते हैं। या तो हम रसायन के माध्यम से हम पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, या हम रसायन के माध्यम से हम पौधों की सुरक्षा जो है हम उसको करते हैं। अगर हम यहाँ से अगर हम रसायन को अगर हम हटा दें और इसके बदले जो भी प्राकृतिक तत्व अगर अवेलेबल हैं और हमारे पास हैं, या हम प्राकृतिक तरीके से जो हम बना सकते हैं, जैसे अगर हम पौधे को अगर हम पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हमारे पास गोबर की खाद है, या गोबर से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं, या हम जो कृषि चक्र हम अगर अपनाते हैं, अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ दलहनी कुल की जो सब्जियां हैं या दालें हैं, यानी कोई भी जो दलहनी कुल की जो भी फसलें हैं उनको अगर हम लगाते हैं तो उससे मृदा में जो उसमें राइजोबियम्स होते हैं उसके कारण से नाइट्रोजन जो एक प्रमुख तत्व है उसका संचयन होता है जी। इसके अलावा बहुत सारे आजकल जैव उर्वरक हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, जो रसायन पे आधारित नहीं है। तो इस प्रकार से तो बेसिक रसायन मुक्त खेती जो है अगर हम करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है, क्योंकि रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है और इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती हैं। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से
प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें जितना जरूरी नई तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती की खाद और जैविक कीटनाशक मिलते हैं। इस तरह से खेती के साथ पशुपालन करने से मुनाफे में इजाफा किया जा सकता है और खर्च में कमी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कि कम लागत में अधिक कमाई किसको कहते हैं? मूली भाई ऐसी जगह में मूल्य कम बढ़ाकर करने में बोलते हैं। दूसरी चीज मेड़ वेब बना करके बोलते तो अधिक पैदावार लेने के लिए हमें किस पद्धति से मूली बोलना चाहिए? दूसरी चीज हमें जो है प्राकृतिक खेती पे ये जानना चाहता कि इसके पहले लोगों ने अंधाधुंध से जहरीली दवाओं को, अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग किया, कहीं पराली जला दिया, उससे भी मिट्टी खराब किया, बर्बाद किया। तो प्राकृतिक खेती में वापस आने के लिए कौन कौन से उपाय, कौन कौन से एहतियात करने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर चौधरी बताएं। जी हाँ, इन्होंने जैसे पहली बात की कि इन्होंने मूली की बात की। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी हम मूली या गाजर, जो भी अगर हम जड़ वाली अगर हम फसलों की अगर हम बात करते हैं, तो उसे अगर हम मेड़ बना के अगर हम लगाते हैं तो पैदावार अधिक होती है। और इसका कारण क्या है कि जब ये नीचे अगर जाती है, अगर हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं कि कम से कम हमें 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ हमें बनानी है, और ये इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर तक जाती है। खास करके ऐसे इलाकों में जहाँ बलुई मिट्टी होती है, वहाँ इन फसलों की अच्छी खेती होती है। कि जब हम मेड़ बनाते हैं, और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो किसान भाई, जैसे अगर हम प्राकृतिक खेती की भी अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और आपने भी पूछा है, तो उसमें हम आम तौर पे हम क्या करते हैं कि गोबर की खाद हम डालते हैं। लेकिन अगर जो किसान भाई अगर प्राकृतिक तरीके से अगर जड़ वाली फसलों की खेती करते हैं, उन्हें इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि अगर वो गोबर की खाद डालें तो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए जी। अगर कच्चा गोबर की खाद अगर चली गई, जो आपने मेड़ बनाया है, तो मूली या सलजम या जो भी चीज, गाजर अगर नीचे जाएगी, जहां भी उसके संपर्क में अगर कोई कच्चा गोबर का टुकड़ा आएगा, वहां से उसमें फोर्किंग हो जाएगी। यानी कई बार आप देखते होंगे कि जो मूली और गाजर होती है, उसमें एक जड़ से दूसरी जड़ें निकल जाती है। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं, तो जो हम खाद का उपयोग करते हैं, जैसे अगर हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं, उससे कम से कम वो 70 से 80 दिन पहले अगर हम उसमें गोबर की खाद डाल दें, तो ये समस्या नहीं होगी। एक सुझाव ये दिया जाता है कि अगर कोई भी खेत में अगर हमको ये खाद डालनी है, गोबर की खाद खास करके, तो जब फसल की कटाई हो उससे 120 दिन पहले गोबर की खाद खेत में डल जानी चाहिए। जहां तक आपने दूसरी बात की कि अगर हम इसमें एक 2 चीजें और ध्यान देना कि अगर हम मेड़ पे लगाते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। जब हम उसमें सिंचाई करते हैं, तो अगर हम फ्लैट बेड पे अगर हम डालेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है। लेकिन जब हम मेड़ पे लगा के अगर हम इनकी खेती करते हैं और हम जब पानी डालते हैं, जब हम सिंचाई करते हैं, तो हम ये किसान भाइयों को कहते हैं कि सिर्फ मेड़ की आधी ऊंचाई तक ही उसमें पानी लगाना है, जिसके कारण जो आधी ऊपर की मिट्टी होती है वो हमेशा भुरभुरी बनी रहती है। तो मिट्टी अगर भुरभुरी बनी रहेगी तो आपकी जो फसल होगी उसका विकास अच्छा होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे कि नंदस्वरूप जी भी जानना चाहते थे कि हमने रासायनिक खेती काफी सालों तक कर ली और इससे मिट्टी की जो सेहत है वो खराब होती चली गई। अब इसके बाद हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करना चाहिए? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो हमें उचित फसल चक्र को हमें अपनाना पड़ेगा। जी, सबसे पहली चीज है कि जब हम एक ही खेत में अगर हम बार बार अगर हम उन्हीं फसलों को लगाते हैं, तो उन फसल में जो होने वाली बीमारियां होती हैं या जो कीड़े होते हैं,
वो वहां की मिट्टी में उनका भी जो उनकी जो क्षमता होती है या मिट्टियों में जो उनकी संख्या होती है वो काफी अधिक रहती है। जैसे मान लो अगर आपने किसी खेत में अगर आप कोई ऐसी सब्जी लगा रहे हैं या फसल लगा रहे हैं जिसमें जो मृदा जनित बीमारी होती है, जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उकठा रोग होता है जो फ्यूजेरियम से होता है। ये हमारे अरहर में भी होता है, चना में भी होता है, हमारे यहाँ जो हम लोग कद्दू वर्गीय जो भी सब्जियां लगाते हैं सब में होता है। तो अगर उसी खेत में अगर आप बार बार लगाएंगे तो वहां की मिट्टी में, ये मटर में भी होता है, तो वहां की मिट्टी में जो उकठा रोग का जो फंगस होता है वो हमेशा उसमें बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें अगर कोई एक ऐसी फसल लगा देंगे, जैसे अगर आप उसमें धान लगा देंगे या मक्का लगा देंगे, खास करके अगर धान लगा देंगे तो उसमें चूंकि बहुत समय जो रहता है वो पानी में सबमर्ज रहता है खेत, तो हमें इन चीजों का असली ध्यान देना है। दूसरी चीज है कि अगर हम एक ही खेत में अगर हम धान गेहूं की बार बार अगर हम खेती करते हैं तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें समस्याएं होती हैं। अब जैसे किसान भाई अगर अर्ली अगर धान की खेती अगर कर लिए, बीच में अगर चाहें तो एक कम दिनों की मटर लगा सकते हैं, अगेती मटर। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मृदा है उसमें भी, मृदा की जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार होगा। और जैसा कि आप जानते हैं मटर जो होता है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, तो आपकी मिट्टी की सेहत भी अच्छी हो गई और जो मृदा का जो स्ट्रक्चर था जो बार बार अगर धान लगाने से डॉक्टर चौधरी बहुत ही अच्छे उदाहरण से आपने समझाया कि किस तरह से जो फसल चक्र है इसको अपनाना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम गाजर, मूली, शलगम की खेती और साथ ही प्राकृतिक खेती के विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। धनेश जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी धनेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। जी, हम गाजर मूली की खेती कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। जी जी, गाजर मूली की प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं आप? जी जी, ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पे डॉक्टर चौधरी जी, बताएं। जी हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं जो भी हमारे जो दर्शक हैं उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पे जो भी फसलें हम जाड़े के मौसम में लेते हैं, खास करके अगर हम सब्जी फसलों की बात करें, क्योंकि आज हम आमतौर पे हम जड़ वाली जो फसलें इनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इनमें बीमारियां और कीड़े बहुत कम लगते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो मौसम होता है, जो गर्म मौसम होता है, उसमें बीमारी और कीड़े की भी बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इस मौसम में जो भी किसान भाई अगर प्राकृतिक रूप से खेती करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही करना चाहिए कि जो जाड़े की फसलें हैं या जो रबी मौसम की जो फसलें हैं उनसे उन्हें प्रारंभ करना चाहिए जी। जैसे इसमें अगर आप वो मटर लगाते हैं या इसमें अगर आप मूली लगाते हैं, गाजर लगाते हैं, सलगम लगाते हैं, पालक लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, कोई भी चीज अगर आप लगाते हैं तो आपका इसमें फायदा है, क्योंकि इसमें आम तौर पे ही इसमें बीमारियां और कीड़े काफी कम आते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जैसा मैं पहले भी बताया हूं कि चूंकि पौधों को जो खुराक है या पोषक तत्व है उसके लिए हम इसमें 2 ही 3 चीज का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताया कि गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं।
नीम की खली अगर आपके पास अगर उपलब्ध हो तो हम उसका हम चयन कर सकते हैं। और नीम जैसे अगर उसमें अगर कोई बीमारी अगर आ भी गई, खास करके जैसे मूली में आजकल कुछ इलाकों में जिसे वो लोग हेलमेट के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई कहते हैं। अच्छा। यानी ये जो कीड़ा होता था ये पहले जो सरसों की खेत में लगता था, लेकिन आजकल मूली में भी कई जगह लग रहा है। तो उसको बचाव करने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से हमें क्या कर सकते हैं, तो आप जैसे अगर नीम का तेल है, नीम का तेल का आप उस पर छिड़काव कर सकते हैं, या जैसे बीटी आता है, बीटी का भी आजकल स्प्रे आप उस पर कर सकते हैं। यानी हमको रसायन मुक्त करना है। दूसरी चीज का यह ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी फसल अगर हम उगा रहे हैं, इनमें जैसे अगर आपने कुछ धनिया अगर लगा दिया चारों तरफ, जी, अभी जिन फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो धनिया के पत्ते में आपको पता होगा कि एक सुगंध होती है, जिसके कारण बहुत से जो कीड़े होते हैं वो आपके फसल तक नहीं आते हैं। आमतौर पे जब भी अगर हम प्राकृतिक रूप से खेती की बात करें तो जो हम समेकित कीट प्रबंधन की हम बात करते हैं, जी बिल्कुल, हमें समेकित कीट प्रबंधन भी हमें करना होगा। और हम कई फसलों को हम मिश्रित खेती जिसे हम कहते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आपने मेरों पे तो आपने लगा दिया, गाजर लगाया या मूली लगाया, 2 मेरों के जो बीच की जगह है उसमें अगर आप धनिया लगा देते हैं तो उससे आपका फायदा भी होगा, जो जगह है उसका भी आपका उपयोग हो गया, और ये आपको जो आने वाले जो बहुत सारे जो कीड़े हैं उनको भी ये रोकथाम करते हैं। इस प्रकार से आपका मुनाफा भी अधिक होगा और आपको खर्च भी कम लगेगी। इसी तरह चूंकि अभी प्राकृतिक खेती की बात करें, जो भी अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम किसान भाइयों को ये भी समझाते हैं कि अगर आप जिस खेत में खेती कर रहे हैं, खास करके अगर हम सब्जी की बात करें, उसके बॉर्डर पे अगर आप कोई ट्रैप क्रॉप जिसको हम कहते हैं कि जो कीड़ों को रोकता है, जैसे मान लीजिए अगर इस मौसम में तो हम मक्का नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप मक्का लगा सकते हैं, या इस मौसम में आप सरसों लगा सकते हैं। जैसे अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से करना चाहते हैं, या बंद गोभी की खेती कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से, तो जो आपकी मेन फसल ये है, किनारे पे अगर आप सरसों लगा देते हैं यानी मस्टर्ड लगा देते हैं, अगर किसी कारण से अगर बहुत सारी बीमारी अगर आ भी गई तो जो अंदर की आपकी फसल है, जो मुख्य फसल है, इस पे आप सिर्फ नीम तेल का स्प्रे करें, और जो किनारे की फसल है जो आप मेन खेती के लिए नहीं ले रहे हैं, उन पे अगर आप रसायन का प्रयोग भी चाहें तो कर सकते हैं, जिस कारण से आपकी जो मेन फसल है, जो मुख्य फसल है, उस पे वो रसायन नहीं आएंगे, या जो उनके कीड़े मकोड़े होंगे वो पहले उनको खाएंगे, आपकी मुख्य फसलों को नहीं खाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी मुख्य फसल जो है उनको ट्रैप क्रॉप लगा के बचा सकते हैं। या जैसे किसान भाई जानते होंगे, जैसे अगर हम टमाटर में अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम गेंदा जो होता है मैरीगोल्ड, उसको हम किनारे में लगा देते हैं, जिस कारण से वो फल छेदक जो कीड़ा होता है उसको भी वो कम करता है, और कई बार जो निमेटोड एक बीमारी आती है, निमेटोड को भी वो कंट्रोल करने में और नियंत्रित करने में वो मदद करता है। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि हमें हर चीज का प्रबंधन जो है वो समेकित तरीके से करना होगा। जी बिल्कुल, तभी रसायनों का इस्तेमाल जो है उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती की जा सकती है। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। इंदर सिंह जी नागर। जी इंदर सिंह जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम ये जानना चाहता हूँ कि गाजर और मूली की प्राकृतिक खेती कैसे जिगर है? जी बिल्कुल, अभी इसी का जवाब दे रहे थे डॉक्टर चौधरी, कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं? ये किस चीज का पूछ रहे हैं? गाजर मूली की प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं। जी ठीक है, आइए इसी बातचीत को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर चौधरी बताएं। जी हाँ, अभी जो भी हम चर्चा अभी हम इनसे हम कर रहे हैं, एक चीज और हमें ध्यान दिलाना होगा जो हमारे दर्शक हैं, कि जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे जो समय के अनुसार जैसे प्रजातियां अलग अलग होती हैं। जी बिल्कुल, तो अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं या आप मुख्य फसल में जो मेन सीजन होता है उसमें खेती करते हैं, जब हम प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो हम आम तौर पे आपको सलाह ये देते हैं कि जो उसका मुख्य समय होता है यानी जो मेन सीजन होता है उसी में हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उस समय में अगर आप खेती करेंगे तो उसमें रोग या कीड़े का जो प्रकोप होगा वो काफी कम होगा। ठीक। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी प्रजातियां होती हैं इन फसलों की वो अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे जो किसान भाई अगर अभी देख के, अभी बहुत सारे किसान भाई होंगे जो पहले से गाजर की लगा चुके होंगे या मूली पहले से लगा चुके होंगे, जो हमारे किसान भाई
नॉर्मल खेती करते हैं या अगेती खेती करते हैं। लेकिन जो किसान भाई अभी देख रहे हैं और अभी भी मान लो अगर खेती करना चाहते हैं, खेती का यह भी मकसद है कि जब आप अपने उत्पाद को लेके मार्केट में जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अनोखापन होना चाहिए जिससे आपके जो प्रोडक्ट लेके आप जाते हैं उसकी कीमत आपको बाजार में अधिक से अधिक मिले। क्योंकि आज हम गाजर की बात कर रहे हैं, गाजर में हमारे संस्थान की एक प्रजाति है पूसा रुधिरा। आमतौर पे जब आप गाजर को तोड़ते हैं तो बीच में एक पीले रंग का या सफेद रंग का एक आपको सर्किल दिखता है जिसको हम कोर कहते हैं। लेकिन जब पूसा रुधिरा प्रजाति को अगर आप चयन करते हैं जो बिल्कुल लाल होता है, उसका कोर भी लाल होता है, मार्केट में अगर आप लेके जाता है किसान तो उसको 100-200 रुपए बोरी का यानी 50 केजी का अधिक कीमत मिलती है। इस अनोखेपन के कारण आपका समय उतना ही लगा, सिर्फ आपने एक प्रजाति अच्छी चुनी जिस कारण आपका मुनाफा बढ़ सकता है। लेकिन अभी अगर कोई किसान भाई करना चाहते हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि लाल वाली जो गाजर है उसका लगाने का समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अधिक से अधिक हम लोग अक्टूबर तक कहते हैं, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है या दिसंबर आने वाला है। इस समय अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं तो जिसे हम पहले विदेशी गाजर कहते थे या पीली माफ कीजिएगा डॉक्टर चौधरी, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इस वक्त गाजर की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इस वक्त मोहम्मद आजम हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद आजम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ मैम जी, मोहम्मद आजम जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम गाजर की खेती करना चाहते हैं तो कौन से किस्म का चुनाव करें और कैसे मैम उसको लगाया जाए? जी बिल्कुल, आइए इसी पर हम जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर चौधरी, यही सवाल है कि अगर अभी गाजर की खेती करना चाहते हैं तो किन किस्मों का चुनाव करें? जी हाँ आजम जी, आपने बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अभी हम इसी पे चर्चा भी कर रहे थे। देखिए गाजर की खेती, गाजर पहले आमतौर पे सिर्फ जाड़े के मौसम में होता था, लेकिन अब गाजर की भी ऐसी किस्में विकसित की जा चुकी हैं कि जो आप अगस्त सितंबर से लेके और जनवरी तक आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अब आपके पास जो उपलब्ध है उसमें सिर्फ आप जो पीली गाजर है या जिसे हम इंग्लिश कैरेट कहते हैं उस गाजर का आप चुनाव कर सकते हैं। हमारे संस्थान की 2-3 प्रजातियां हैं, जैसे एक काफी पुरानी और प्रचलित प्रजाति है नेंटिस है, इसका आप चयन कर सकते हैं, या पूसा यमदाग्नि है उसको आप लगा सकते हैं, या पूसा नयन ज्योति है, उसका नाम ही इसलिए रखा गया है नयन ज्योति कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, यानी इसमें विटामिन ए की मात्रा काफी अधिक होती है जो हम नारंगी रंग की गाजर की हम बात करते हैं। और इसको अभी आप लगा सकते हैं और ये दिसंबर तक आप इन गाजर को, इनमें से किसी भी प्रजाति को आप लगा सकते हैं। जहां तक आपने पूछा कि इसको हम किस प्रकार से लगाते हैं, सबसे पहले हम ये देखना चाहिए कि जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं वो इधर बलुई मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, तो उसमें गाजर की खेती काफी अच्छे से हो सकती है। आपको करीब 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हमको मेर बनानी है और मेरों पे हमको इसकी बिजाई करनी है। और जैसे आप अगर बीज दर अगर जानना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में हम करीब 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम बीज लेते हैं। और बीज लगाने के बाद अगर इसमें खरपतवार की काफी समस्या आती है तो जिस दिन आपने बिजाई की है उसी के उपरांत अगर आप पेंडीमिथिलीन एक दवा आती है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर हम छिड़काव कर देते हैं, लेकिन उससे पहले उसमें नमी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। खेत में अगर नमी होगी तभी पेंडीमिथिलीन काम करेगा। तो उससे 30 से 35 दिन तक आप अपनी फसल को खरपतवार से मुक्त रख सकते हैं। अगर 15 से 20 दिन के बाद जब गाजर में अगर जमाव हो जाता है तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको थिनिंग करना है और थिनिंग करके उसको करीब 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बराबर बना के रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपकी फसल काफी अच्छी होगी। जी तो मोहम्मद आजम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच अजय कुमार जी बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। हाँ मैडम, मैं जानकारी करना चाहता हूँ प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर चौधरी बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, देखिए इन्होंने जैसे पूछा है, देखिए ये कई सारे आजकल जो तत्व होते हैं, जैसे जैविक खेती का मतलब होता है जिसमें हम जीव आधारित यानी जो हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जो आधारित खेती है उनको हम जैविक खेती कहते हैं।
अगर हम इनको बहुत ही अगर हम विस्तार में लें, अगर हम बृहद तौर से अगर हम करें, तो अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो उसमें कई ऐसी भी पद्धतियां आ जाती हैं जो जैविक तो नहीं है लेकिन इसके लिए प्राकृतिक में आती हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम फसल चक्र अपनाना जी, तो फसल चक्र अपनाते अगर हम हैं तो इसमें हम किसी बायो फर्टिलाइजर या किसी हम जैव उर्वरक का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, या हम कोई जैविक हम कीटनाशक का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम चूंकि फसल चक्र अपना रहे हैं जो हमारी प्राकृतिक खेती का एक हिस्सा था। इसके कारण से भी जो हमारी फसल है उनको हम जो प्राकृतिक रूप से उनको हम ऐसा सुविधा दे रहे हैं कि अगली फसल जो होगी वो हमारी अच्छी होगी। और हम प्राकृतिक तरीके से, जैसे जो मैं बात कर रहा था कि जो रोग हैं या कीटाणु हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं इनको हम कम कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे अगर हम नर्सरी उगा रहे हैं, अगर हम सब्जी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम सॉइल सोलराइजेशन अगर आपने सुना होगा, जैसे जो सूरज की रोशनी है, यहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में सूरज की रोशनी काफी गर्म होती है। जिस एरिया में अगर आप नर्सरी उगा रहे हैं या अगर जहाँ पे अगर खेत में अगर आप कुछ ऐसी चीज उगाना चाहते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हम अच्छी हम जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई, और सूरज की किरणों के कारण काफी जो हमारे जो कीट और जो हमारे फंगस होते हैं ये मर जाते हैं। उनमें हम उनको पानी भर देते हैं और उसके बाद जो पॉलीथीन की चादर होती है, सफेद पॉलीथीन की चादर, उनको बिछा के हम 1.5 महीने छोड़ देते हैं। तो उसके अंदर के जितने खरपतवार होते हैं, जितने अंदर के इंसेक्ट और जो हमारे डिजीज के स्पोर्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो एक तरीके से इनको हमने जो प्राकृतिक रूप से जो हमें अवेलेबल है उनका हम उपयोग करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर रहे हैं और मुनाफा हम बढ़ा रहे हैं किसानों का। तो यही प्राकृतिक खेती में सभी चीजों का हम समावेश करते हैं, जिसमें हम जैविक खेती का भी समावेश करते हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन आपके पास मौजूद है उनका समुचित उपयोग किया जाता है प्राकृतिक खेती में। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो प्रदीप जी। जी मैडम, प्राकृतिक खेती बारे में जानना चाहता हूँ जी। बिल्कुल, आप कृपया पहले टीवी की जो आवाज है वो बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आती है। बारे में जानना चाहता हूँ मैडम, लहसुन के प्राकृतिक खेती किस प्रकार करें?
जी डॉक्टर चौधरी, प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं? क्या होता है नर्सरी? प्रदीप जी अपना सवाल दोहरा दे। लहसुन की प्राकृतिक खेती, चलिए आइए प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर चौधरी। जी हाँ, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी चीज हमारे पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, इसमें अब हम जैसे कई तत्वों की हमने अभी चर्चा की है, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे जो गोमूत्र है या हमारा गोबर आधारित जो, इसमें हम कई सारे चीज इनसे हम बनाते हैं, जिनका हम दोनों चीजों में उनका हम प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए भी उनका हम उपयोग करते हैं और अपने फसल को हम सुरक्षित रखने के लिए भी उनका हम प्रबंधन करते हैं। जैसे आप जो हमारी जो रसायन वाली खेती है, उसमें सबसे पहले हम आपको कहते हैं आप सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार करिए। इसमें भी हम जो बीजोपचार करते हैं वो जीवामृत से या घन जीवामृत से, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारे बीज अगर अच्छे होंगे, बीज में अगर कोई बीमारी नहीं होगी, तो हमारी बाकी फसल भी अच्छी होगी। यहां मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अगर हम प्राकृतिक रूप से अगर हम खेती करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए। बीज का मतलब हमें ऐसी प्रजाति का चयन करना चाहिए जो हमें देसी प्रजाति जिसको हम कहते हैं। यानी दो तरह की प्रजातियां होती है, एक होती है जो संकर प्रजाति होती है, दूसरी होती है जो देसी प्रजाति होती है। तो उनका अगर हम चयन करते हैं तो उनमें जो हमारी बीमारियां हैं उनसे सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे अगर हम टमाटर की बात अगर हम करना चाहें, अगर हम आपको बताएं एक उदाहरण के तौर पे, तो टमाटर एक जो देसी टमाटर होता है वो काफी खट्टा होता है। जैसे हमारे संस्थान में उसकी एक प्रजाति भी है पूसा रूबी, लेकिन उसके फल जो होते हैं वो काफी रसदार होते हैं, उनमें बीमारियां कम आती हैं। वहीं जो हाइब्रिड प्रजातियां होती हैं उनके जो फल लेते हैं तो आप देखते हैं उसको हम काटते हैं, बिल्कुल उनको हम स्लाइस की तरह हम काट सकते हैं। उसमें खट्टापन नहीं होता है, उसमें उस तरह का टेस्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो लंबी दूरी तक वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो प्रजातियां अधिक चलती हैं। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर हम प्राकृतिक रूप से अगर हम खेती करना चाहते हैं या प्राकृतिक खेती में सबसे पहले हमें उन प्रजातियों का चयन हमें करना चाहिए जो वहां पे हमारी देसी बीज होती हैं वो अच्छा करेंगी। दूसरी चीज है जो आपके पास जैसे गौ आधारित हैं, आजकल जैसे गोमूत्र हैं, गोमूत्र का हम प्रयोग हम कई तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ जो हमारे एडवांस्ड किसान हैं, अगर उनके पास स्प्रिंकलर की सुविधा है तो वो स्प्रिंकलर से भी गौमूत्र का वो छिड़काव कर सकते हैं अपने फसलों पे, जिसके कारण से कई सारी जो कीट हो आते हैं या जो बीमारियां आती हैं वो भी उससे कम आती हैं। उसके बाद जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, आप जैसा जानते भी हैं कि बहुत सारे जो गाय के गोबर हैं, गोमूत्र हैं और अन्य चीजों को मिला के आप कई प्रकार के जीवामृत बना सकते हैं। जो हमारे जो पंच तत्व के जो होते हैं उनसे उनको आप बना के उनका भी आप प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर चौधरी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने हमें गाजर के बारे में जानकारी दी, अब मूली की खेती जो किसान करना चाहते हैं और इस वक्त जो बिजाई करना चाहते हैं, उन्हें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए और बिजाई के लिए वो किस तरह की प्रक्रिया अपनाएं? जी हाँ, मूली भी उसी प्रकार से है कि मूली में भी हर मौसम के लिए प्रजातियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि आप सालों भर आप मूली खाते हैं। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि जैसे अभी का मौसम है, जो नवंबर दिसंबर की बात अगर हम करें, इस मौसम में उगाने वाली मूली की प्रजाति बिल्कुल अलग होती है जो अप्रैल से लेके अगस्त तक मूली लगती थी। अभी के लिए मैं आपको प्रजाति के तौर पे अगर आप उगाना चाहते हैं तो जापानीज व्हाइट एक प्रजाति है हमारे पूसा संस्थान के, आप उसका चयन कर सकते हैं जो सफेद मूली होती है। सफेद मूली की दूसरी प्रजाति है पूसा श्वेता, आप ये लगा सकते हैं। या अगर आप लाल पीली मूली अगर लगाना चाहते हैं तो आजकल एक पूसा जामुनी आई है जो जामुनी रंग की है, पूसा एक गुलाबी आई है, तो इनका भी आप चयन कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी अगर आप बड़े मार्केट में, खास करके अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो इनकी डिमांड, रंगीन मूली की भी मार्केट में डिमांड होती है। अगर आप दिसंबर से अगर फरवरी तक अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो एक पूसा हिमानी प्रजाति है, लेकिन उसको हम दिसंबर के बाद ही हम उसको लगाएं। एक चीज जरूर आप किसान भाई ध्यान रखना चाहिए कि अभी अगर आप जाड़े के मौसम वाली मूली को अगर आप अभी लगा देंगे, जैसे पूसा चेतकी हमारी काफी पॉपुलर प्रजाति है, कई किसान भाई जैसे ले गए पूसा चेतकी, अगर अक्टूबर अगस्त से पहले उसको लगाना है और अभी अगर आप लगा देंगे तो उसमें जड़ नहीं बनेगा, उसमें सीधा उसमें फूल आ जाएगा। तो हमें जरूर ध्यान रखना है कि हर मौसम के हिसाब से प्रजातियां अलग अलग होती हैं। तो अगर आप इन प्रजातियों को लेंगे, या अगर आपके पास बिल्कुल कम समय है, जैसे आप 25-30 दिन ही आपका खेत खाली है या छोटा सा टुकड़ा खाली है, तो एक लाल रंग की मूली आती है पूसा मृदुला, उसका आप अभी से लेके और फरवरी मार्च जब भी आपके पास 25-30 दिन खाली है तो आप पूसा मृदुला को उगा सकते हैं।
जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। दीपक कुमार जी गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मैम। जी दीपक जी। मैं गन्ने की खेती प्राकृतिक। दीपक जी आपकी आवाज हमें बहुत ही धीमी मिल रही है और स्पष्ट नहीं मिल पा रही है, कृपया थोड़ा तेज बोलें। मैं प्राकृतिक खेती गन्ने की करना चाहता हूँ और सरसों की। ठीक है, किस प्रकार करें? जी बताएं डॉक्टर चौधरी। देखिए, इनका जो स्पेसिफिक प्रश्न है वो गन्ने पे है जी। हाँ, चूंकि देखिए गन्ना का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जैसे भारतीय जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ है, या आपके आसपास के जो भी अगर कृषि विज्ञान केंद्र है, तो गन्ने से तो जो मतलब आप किस प्रकार से गन्ने की खेती आप करेंगे, तो आप वहां से इसकी जानकारी आप विशेष रूप से ले सकते हैं जी। लेकिन आप प्राकृतिक तौर से अगर खेती करना है तो गन्ने के बारे में भी मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जो अंतः फसली पद्धति से अगर हम खेती करते हैं, जैसे अगर आप गन्ना लगाते हैं, खास करके जो किसान अभी गन्ना लगाते हैं, और गन्ने में जो शीतकालीन बहुत सारी सब्जियां भी लगती हैं जिससे गन्ने को भी फायदा होता है, और गन्ने के बीच में जो आपकी जगह है जो खाली रहता है, जब तक गन्ने में बढ़वार होती है तो उस बीच का जो समय है उसमें आप पालक लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाई जैसे उसमें सहफसली खेती के रूप में उसमें गोभी ले सकते हैं, या जैसे अगर आप धनिया की मैं बात कर रहा था, अगर आप धनिया उगाते हैं तो उससे आपके फायदे भी हैं कि उसमें जो खास करके जो कीट हैं, कीट का प्रकोप कम होता है, और धनिया एक काफी अच्छी फसल है जो गन्ने के बीच में सहफसली खेती के रूप में आप ले सकते हैं। या जहां पे किसान भाई ये चाहते हैं तो मटर भी उत्पादन कर सकते हैं कि जैसे आप गन्ना के बीच में अगर आप मटर की खेती करते हैं तो उससे आपको चूंकि दलहनी कुल की होने के कारण उसमें नाइट्रोजन भी उसकी फिक्सिंग होती है, और अगर आप नेचुरल तरीके से खेती करना चाहते हैं तो आप मटर लेते हैं तो उससे फायदा होगा। या आप कोई भी दूसरी अगर दाल वाली फसल जैसे आप लगाना चाहते हैं, हम मसूर लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम चयन करते हैं कि जो बीच की जगह है उसमें भी हम कोई अंतर फसली अगर ऐसी हम लगाएं जिससे कि गन्ने को भी फायदा हो और जो मृदा है, मृदा की स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल दीपक जी, उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत ही विस्तार से जो सलाह यहाँ पर दी है डॉक्टर चौधरी ने, उस पर आप अमल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल राठौर जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कमल जी, पूछे अपना सवाल। हेलो नमस्कार मैम। जी बताएं। कमल राठौर जी। कमल जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। कमल जी टीवी की आवाज बंद रखिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं मूली की खेती अगर मान लीजिए कि फरवरी के आसपास करना चाहता हूँ तो कौन सी वैरायटी है? जी कब करना चाहते हैं? फरवरी के आसपास? फरवरी के आसपास लास्ट में। अच्छा। जो गर्मी के लिए निकले। ठीक है ठीक है। डॉक्टर चौधरी। जी हाँ, देखिए अगर आप दिसंबर के बाद अगर आप मूली लगाना चाहते हैं तो आपके लिए जो मैंने अभी बताया था पूसा हिमानी प्रजाति है, पूसा हिमानी का आप चयन कर सकते हैं, और दिसंबर से फरवरी तक अगर आप लगाते हैं तो इस प्रजाति को आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मूली होगी वो कम से कम 60-65 दिन में तैयार होगी, काफ़ी बड़ी और लंबी मूली होती है। अगर आप कम अवधि की अगर लगाना चाहते हैं जिसमें मार्केट में आप तुरंत अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो 25 से 30 दिन के लिए एक प्रजाति आती है जो पूसा मृदुला है, जो लाल रंग की होती है, और मार्केट में आप देखते होंगे कि फरवरी में, मार्च में वो काफ़ी 5-6 गुच्छे बांध के मार्केट में ले जाते हैं और किसानों को काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है, और सिर्फ 30 दिन में वो तैयार हो जाती है। तो आप देख लें कि अगर आपके पास जितने समय में अगर आप ले जाना चाहते हैं, या जो ये छोटी मूली है लाल मूली, इसकी खास करके जो मार्केट होती है बड़े शहरों के आसपास तो इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट होती है, छोटे शहरों में ये उतनी प्रचलित नहीं है। तो छोटे शहरों के हिसाब से आप पूसा हिमानी का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट अगर आप लखनऊ ले जाना चाहते हैं या आसपास का अगर आपका मार्केट है जहां लाल मूली अगर बिक सकती है अच्छे रेट पे, खास करके ऑफ सीजन में, तो आप पूसा मृदुला का भी चयन कर सकते हैं। बिल्कुल कमल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर अब शलगम की खेती के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर चौधरी, बताएं कि शलगम की खेती जो किसान इस वक्त करना चाहते हैं उनके लिए आप किस तरह की प्रजातियों के चुनाव की सलाह देंगे? देखिए सलगम भी यही होता है कि अगर हम बिल्कुल जाड़े के मौसम में अगर हम सलगम की खेती करते हैं तो जो सलगम होता है उसमें एक अच्छी मिठास होती है जी। जो सलगम की गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। और सलगम आमतौर पे अगस्त सितंबर से लगना शुरू हो जाता है। अभी जो किसान भाई लगाना चाहते हैं
उनके लिए 2-3 प्रजातियां हैं। एक काफ़ी पॉपुलर प्रजाति है जिसको हम पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोब के नाम से जानते हैं, यानी वो गोल्ड रंग होता है और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसको अभी से लेकर आप जनवरी तक लगा सकते हैं। दूसरी प्रजाति है जो कम पॉपुलर है, जो पूसा चंद्रिमा के नाम से है, या गोल्डन कलर का होता है। बाहर का जो उसका छिलका होता है वो स्वर्णिम यानी पूसा स्वर्णिमा के नाम से है, और एक पूसा चंद्रिमा प्रजाति है जो सफेद होता है। इन तीनों में से किसी का चयन कर सकते हैं और अभी से लेके आप जनवरी तक इनकी खेती आप यहाँ पे मानिए बिजाई आप कर सकते हैं। और इसकी करीब करीब आपको 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए आपको बीज की मात्रा है। बाकी इसको भी हमें मेड़ बना के लगाना है, और जो भी चीज़ें अभी हमने जैसे गाजर की बात की थी या मूली की बात की थी, उसी पद्धति से हमें इनकी भी खेती हमें करनी है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। परवेश जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो परवेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो परवेश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, मुझे पता करना है गन्ने के साथ में मूली की खेती कर सकते हैं क्या बीच में? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौधरी, क्या गन्ने के साथ मूली की खेती कर जी सकते हैं? हाँ, अगर आप पहली बार जैसे जिस समय में गन्ना अगर छोटा रहता है तो उस समय में गन्ने के बीच में आप चाहें तो मूली की खेती कर सकते हैं, बशर्ते लेकिन हमें यही सलाह दूंगा कि उसको अगर आप मेड़ बना के अगर करें तो आप उसकी खेती आराम से आप उसकी खेती कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और अभी अगर करना चाहते हैं तो यही है कि इस मौसम में जैसे पूसा हिमानी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि अगर अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो जापानीज व्हाइट है उसको भी आप लगा सकते हैं, या हमारा जो पूसा श्वेता है इनको आप अभी लगा सकते हैं। बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो फसलें होती हैं इनमें हम बहुत अधिक हम पानी नहीं डालते हैं। जैसे जो भी हमारी जड़ वाली फसलें हैं, चाहे हम गाजर की बात करें या मूली की बात करें, इसमें हमें 10 दिन के अंतराल, 10 दिन से कम जाड़े के मौसम में 10 दिन के अंतराल के बाद ही इसमें हमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी फसलों का अगर हम चयन करते हैं जिसमें हमें कम पानी में भी हमारी ये फसलें आराम से हो जाती है और इसमें कोई बीमारी और कीड़े भी नहीं लगते हैं। और अगर आप जैसे गन्ने की बात कर रहे हैं तो जो बीज की उसकी जो खाली जगह है उसका उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि 55 दिन में 50 से 55 दिन में ये फसलें तैयार हो जाती हैं, कुछ तो 30 से 35 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। तो अगर आपके पास मार्केट है तो इसका आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परवेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है यहाँ पर, और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम गाजर, मूली, शलगम की खेती और प्राकृतिक खेती के विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आप भी इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गाजर, मूली, शलगम की खेती किसान कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए अपने खेतों में? जी हाँ, यहाँ पे हम जो बात करेंगे इसमें हम रासायनिक वालों, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं, उनकी पहले हम बात कर लेते हैं। जी देखिए, अगर हम रासायनिक भी अगर हम डालते हैं तब भी सबसे पहले किसी भी सब्जी की आप खेती करते हैं तो उसमें गोबर की खाद हमें अवश्य डालना है। तो अगर हम इन फसलों की अगर हम बात करें जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, गाजर, मूली और शलगम की, इसमें हमें कम से कम हमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद हमें डालनी है। इसके बाद हमें करीब 70 केजी हमें नाइट्रोजन डालना है। इनको हम जैविक तरीके से भी हम डाल सकते हैं, या अगर हमारे पास अगर उपलब्ध नहीं है अगर किसी कारण से, तो हम मार्केट से भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें करीब 50 केजी हमको फास्फोरस डालना है और पोटास कम से कम हमें 70 से 80 किलोग्राम डालना है। यहाँ मैं एक चीज किसान भाइयों आपको जरूर बताऊंगा कि आजकल आपकी समस्या आती है और उपभोक्ता ये कहते हैं कि गाजर देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें मिठास नहीं। जी बिल्कुल। अगर हम किसान भाई अगर हम पोटास अगर नहीं डालेंगे तो गाजर सुंदर तो दिखेगी लेकिन उसमें मीठापन नहीं आएगा, क्योंकि मीठापन के लिए पोटास बहुत ही आवश्यक है। जी। अब एक चीज आपको करना है कि सारा जो आपका फास्फोरस है 40 से 50 केजी आप ले रहे हैं और पोटास करीब 70 से 80 केजी और आधी मात्रा नाइट्रोजन की यानी करीब 35 केजी, ये आपको अंतिम जुताई के बाद सारा खेतों में मिला देना है। उसके बाद जो आधा नाइट्रोजन जो बचा है 35 केजी, ये करीब 40 से 45 दिन के बाद जब आप सिंचाई करते हैं, निराई गुराई के बाद आप डालकर उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जड़ वाली फसलें जो हैं उस समय में काफी तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जो जैसे अगर मूली में अगर है तो इसको हम 30 से 35 दिन करेंगे और मूली में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा हम थोड़ी कम रखेंगे, करीब 50 केजी रखेंगे और उसमें जो पोटास की मात्रा है उसको भी हम 40 से 50 केजी रखेंगे। जो हमारा शलगम है इसमें फिर अगर हम पोटास अगर हम 50 से 60 केजी रखते हैं क्योंकि इसमें भी एक मीठापन आता है। पोटास डालने से हमें और भी फायदे होते हैं कि जो हमारी उत्पाद होती है उसमें एक चमक आती है जिसको हम लस्टर कहते हैं, यानी जब आप मार्केट में उसको लेके जाएंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उसमें जो रोग होते हैं वो भी उसमें कम लगते हैं। तो जो हम पोषण प्रबंधन भी हम इस प्रकार से करें कि जिससे हमें बीमारियां भी उसमें कम आए। अगर हम नाइट्रोजन अगर हम ज्यादा डालेंगे तो उसमें बीमारियां भी आएंगी। इसी तरह से अगर हम पानी का प्रबंधन, अगर जो जड़ वाली सब्जियां इसमें अगर हम अधिक पानी डालेंगे तो बहुत सारी इसमें रोग ऐसे आएंगे जो अगर आप कम पानी अगर डालेंगे तो वो बीमारियां नहीं आएंगी। तीसरी चीज है कि जब भी अगर हम पानी लगाएं तो हमें ये जरूर ध्यान रखें कि मेड़ का जो आधा हिस्सा है ऊपर का वो हमेशा सूखा रहना चाहिए। इस प्रकार से आपके पौधे जो हैं उनको पोषक तत्व भी सही तरीके से मिलेंगे और आपकी लागत भी कम आएगी और आपका मुनाफा भी अधिक होगा। बिल्कुल। और जिन किसानों ने गाजर, मूली या शलगम की जो खेती है वो अगेती फसल ली हुई हो या फिर जिनकी फसल जो है समय पर ली गई है, खेतों में लगी हुई है, उन्हें आप इस वक्त क्या सुझाव देंगे, किस तरह से अपने फसल का ध्यान रखें? जी हाँ, अभी जो किसान भाई, चूंकि गाजर में भी हमारे संस्थान की जैसे एक प्रजाति है पूसा वृष्टि, ये बारिश के मौसम में ही लग जाती है, यानी अगस्त महीने से ही इसकी बिजाई प्रारंभ हो जाती है, खास करके जहां अगर रेतीली मिट्टी होती है तो वो करीब 80-90 दिन में बिल्कुल मार्केट में आ जाती है। जी। उसके बाद जैसे पूसा रुधिरा है, पूसा असिता है, ये जो गाजर लगाते हैं किसान भाई, उनकी गाजर अभी करीब 30-35 दिन के आसपास की हो रही है। तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि अगर आपने जो खरपतवार का प्रबंधन आपने किया है, अगर आपने पेंडिमिथलिन का उपयोग किया है तो 30-35 दिन तक तो आपकी फसल में कोई खरपतवार नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आपकी फसल 30-40 दिन की हो गई है तो आप उसमें पहले पानी डालें, उसके बाद उसमें खरपतवार उसमें नियंत्रण करें। अगर आप खुरपी से या हाथों से आप खरपतवार उसमें से निकालें, क्योंकि अगर मेड़ पे अगर खरपतवार अगर अधिक रहेंगे तो आपकी जो पोषक तत्व होंगे और पौधे की जड़ का विकास सही ढंग से नहीं होगा। उसके बाद जैसे अगर आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा डाल के और उस पर मिट्टी चढ़ा दें तो आपकी जो जड़ों का विकास होगा वो काफी अच्छा होगा। और आमतौर पे मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि ये ऐसी फसलें हैं जिनमें बीमारी और कीड़े बिल्कुल कम आते हैं और इस बार तो अभी मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है तो इसमें बिना मतलब के किसी दवा का हम प्रयोग ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, आपने बेहद ही अच्छी जानकारियां हमें इस कार्यक्रम के दौरान दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से गाजर, मूली और शलगम की खेती आप कर सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक खेती किस तरह से आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है और कैसी करनी है प्राकृतिक खेती। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आपको जरूर होगा। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता देते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है रबी में प्याज व लहसुन की खेती और इसके अलावा कृषि शिक्षा व स्वरोजगार। इन विषयों पर कल कार्यक्रम में चर्चा होगी, जिस दौरान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। लेकिन आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल फ्लैश किए जा रहे हैं। इनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके सवाल दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।